नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर पक्ष और विपक्ष में तकरार हो रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव न सिर्फ मनीष तिवारी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, साथ ये कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने एनआरसी की ताक में है सरकार। लेकिन इन सारी खींचतान के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्याओं घुसपैठियों की धरपकड़ कर रही है। दिन के उजाले में ऑपरेशन शुद्धिकरण तो चल ही रहा है, रात के अंधेरे में भी राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, कानपुर से लेकर मेरठ और गाजियाबाद तक ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। अब भले ही अखिलेश यादव ये कहते रहे कि जो देश का नागरिक नहीं है उसके लिए डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं, लेकिन योगी का संकल्प अटल है। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट करने के लिए देश के सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट तैयार है। सीएम योगी का एक्शन, घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। जितने लोग हैं अपने आईडी आधार कार्ड जो भी है आपके पास लेके आइए। आप सभी का सत्यापन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ के निवासी हैं या अन्य जगह के, उसके विषय में पुलिस द्वारा सभी लोग के जांच किया जा रहा है। एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग अपनी आईडी लेके आइए बाहर। यूपी पुलिस की स्पेशल ड्राइव, झुग्गियों में घुसपैठियों की तलाश। आधार कार्ड और कहाँ तुम्हारा? आधार कार्ड यही है क्या तुम्हारा घर? ओरिजिनल आधार कार्ड। हाँ बोल लू। सैन उम्र? चलो यही दिखा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? कितनी झोपड़ी तुम्हारे पास? यह सात। तुम्हारे नाम चार हैं? ना धुपरी। अरे तुम्हारी कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी? क्या नाम है? जिन आदमी का नाम क्या है? यूपी में ऑपरेशन टॉर्च, घुसपैठियों की तलाश। डॉक्यूमेंट मांग के सर चेक कर लीजिए। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? शहर शहर सर्च ऑपरेशन, रोहिंग्या को ढूंढ रही है यूपी पुलिस। आपके पास तो होगा ना आधार कार्ड? तो किसी में 25 झोपड़ी किसी के पास नहीं है। मोबाइल में लगे रहे आधार कार्ड, हमारे आधार कार्ड गिर गया है। आधार कार्ड हम बाबू की झूठ नहीं बोलते, बच्चे के तो कसम काजल झूठ नहीं बोलते। शाम तक नहीं आ जाए तो झोपड़ी हटा देना। योगी की पुलिस गली गली, शहर शहर घूम रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढ रही है। कितने साल हो गए यहाँ पे? 25 साल। 25 साल। तो 25 साल में तो आपका यहाँ पे राशन कार्ड, वोटर, पानी सब आ गया होगा? नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। संसद में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष एसआईआर को वोट चोरी बता रही है, तो वहीं यूपी में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। योगी की पुलिस घुसपैठियों की पहचान करने के लिए लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बस वो लिखना, कहाँ के रहने वाले, मोबाइल नंबर देगा सब बता रहा है। ठीक है, सबके चाहिए। एक जो एक करके, ठीक है भाई, एक करके घर सिरा। घर में 5 आदमी है तो 5 का आधार कार्ड, 6 है तो 6 का आधार कार्ड। घुसपैठियों के लिए यूपी में 17 डिटेंशन सेंटर बनेंगे। ये सभी डिटेंशन सेंटर यूपी के 17 नगर निकायों में बनने वाले हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी के 17 शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में तो खुद मेयर सुषमा खरकवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। वो खुद झुग्गियों में जाकर घुसपैठियों की पहचान कर रही हैं। नंबर है, बात करो। नंबर देना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। विधायक कौन है? विधायक। विधायक? हाँ।
जाकिर हुसैन विधायक है? जरा ढूंढो जरा बपरेटा का है कि नहीं है। और कोई आईडी चाहिए? हाँ आईडी चाहिए। आप लोग सब अब हम लोग 10 घर रहते हैं, किसी कम खर्चा किसी ज्यादा खर्चा, इस हिसाब से मीटर लगा है सबके अलग अलग। कोई कूलर चला कोई पंखा चलाता है, तो उस हिसाब से सब निकल लगा। 15 दिन का समय दे रहे हैं, आप यहाँ से निकलिए। ये सारे कनेक्शन आज कटने चाहिए, ये सारे कनेक्शन। और कैसे लगे, किस आधार पर लगे? 1-2 kV का कनेक्शन लगा ना तो हाथ में खड़ा है। लाइनमैन बुलाइए। आप हैं लाइनमैन? कौन है? आइए आइए। आओ कोई बताओ जिसको जानकारी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझको हो गया कम से कम 10 साल। 10 साल हो गया। ये कनेक्शन आप ही ने जोड़ा होगा? नहीं 10 साल पहले से जुड़ा है? नहीं, अब जल्दी हुआ है। जल्दी हुआ है तो जल्दी हुआ है तो कैसे 1-2 किलोवाट पे आपने 100 झुग्गी झोपड़ी पे लाइट दे रखी? कैसे दे रखी? किस आधार पे दे रखी है? अभी कोई उपभोक्ता अभी इस घर में आपको अगर थोड़ा सा एक बल्ब भी ज्यादा मिल जाता तो आप तुरंत सील कर दोगे, तुरंत कहोगे कि पावर बढ़ाइए, केबी बढ़ाइए। 2 किलोवाट को कहोगे 4 किलोवाट करिए। और यहाँ पे आप 2 किलोवाट में 100 घरों पर लाइट दे रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी में जैसे ही रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, लखनऊ की अवैध झुग्गियों में रोहिंग्यों में भगदड़ मच गई। रोहिंग्या अपनी झुग्गी छोड़कर भागने लगे। इन झुग्गियों में रहने वाले रोहिंग्या कूड़ा बिनने का काम करते थे। नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के कागज चेक होने लगे, रोहिंग्याओं की पहचान शुरू हुई। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले घुसपैठिए लखनऊ छोड़कर भागने लगे। स्पेशल ड्राइव शुरू होते ही 160 घुसपैठिए लखनऊ छोड़कर भाग गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी लखनऊ में उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। अब जो लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल, वो ग्राउंड जीरो पर है और यहाँ गुडम्बा थाने के पास ये बस्ती है, यहाँ पर मेयर आई हैं। यहाँ पर आप आई क्या? मैं जैसे यहाँ पे आई, पुरुष लगभग सब खाली कर चुके हैं, भाग गए हैं। औरतें और बच्चे यहाँ पे हैं। मैंने इनको कह दिया है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर खाली करिए यहाँ पे। अगले 15 दिन के बाद फिर मैं यहाँ पे विजिट करूंगी। जैसे लोगों के घर आप जा रही अभी मैंने पावर हाउस वालों को भी बुलाया, कनेक्शन कैसे दे दिए गए हैं। इनको लाइट के कनेक्शन भी है। और पानी की सप्लाई कहाँ से होती है आपकी? पानी की सप्लाई भी है, लाइट की सप्लाई भी है ना। बिल्कुल जाना पड़ेगा, भागिए, तुरंत भागिए। बात तो ये है ना। हाँ सामने तो खड़ी, आप बता रहे भाग गए सब लोग। पुरुष तो भाग गए ना। ये तो बताइए। चलिए, जैसे आपने चेक किया आधार कार्ड भी है, आधार कार्ड इनका बपरेटा का बना है। सारे अभी तक लखनऊ में जितने भी जांचें की हैं सब बपरेटा गांव के हैं टोटल। तो कुछ आप लोग वहाँ पे चेक करा रहे हैं कि इनके आधार वहाँ के जो एड्रेस दे रहे हैं वो सच में वहाँ के हैं कि नहीं? अभी हमने पूछा कि आपका प्रधान कौन है, नहीं बता पाया। आपके विधायक कौन है, नहीं बता पाया। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि एक लिस्ट बनाए, नगर निगम जितने यूपी के नगर निगम हैं वो सब लिस्ट बना के आईजी कमिश्नर को दें और डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। मेरे पास पूरी लिस्ट है। पिछले साल दिसंबर से मैं लगातार काम कर रही हूँ। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हो गया है और प्रयास रहेगा कि लखनऊ से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सब यहाँ से खाली करें। आप यहाँ आई तो ये जो झुग्गी झोपड़ी आपको क्या लग रहा है, ये सब लोग कहाँ के हैं? ये सब बपरेटा ही बता रहे हैं टोटल। आपको क्या लग रहा है? जैसे सब बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है। उनकी बोल भाषा बांग्लादेशी रोहिणिया है। लखनऊ के अलावा यूपी के जिन शहरों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा जैसे धार्मिक महत्ता वाले शहर तो हैं। कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी और आगरा जैसे शहर भी हैं। इसके अलावा यूपी के मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर और बुलंदशहर में वेरिफिकेशन की जा रही है। ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और भीड़ का फायदा उठाकर रोहिंग्या और घुसपैठिए छिप सकते हैं। इसीलिए यहां बैक टू बैक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश मिलते ही वाराणसी पुलिस एक्शन में आ गई और घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों की पहचान के लिए वाराणसी पुलिस राहत में स्पेशल ड्राइव चला रही है। डॉक्यूमेंट मांग के सर चेक कर लीजिए।
आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? वाराणसी पुलिस ने सिगरा इलाके के माधोपुर में झुग्गी झोपड़ी में तलाशी ली तो पता चला कि यहाँ लगभग 50 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, जिसे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने बसाया है, जिसमें से ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। रखा मैंने भाड़ा वाड़ा नहीं लेता, इसी तरह रखा। कोई भाड़ा वाड़ा नहीं, मदद करता। कौन? नहीं के हाँ, कौन है जो मदद करता है? कौन मदद करता? किसने बसवाया आपको इधर? 15 साल से आप रह रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ तो भाड़ा वाड़ा देते होंगे ना इस जगह पे? नहीं, इस जगह पे कैसे चुने आप? सबको इधर बैठाया इसलिए। सबसे पहले कौन आया है इधर? इसीलिए पता नहीं सर, इतना मालूम। 15 साल से रह रहे हैं कमाने के लिए, ठीक है, एक मान सकते हैं कि 1 साल रुके पैसा वैसा कमाया फिर वापस चले गए। 15 साल आप यहाँ रुके हुए हैं कि क्या उद्देश्य से रुके हुए हैं? नीचे कितने बच्चे हैं आपका? हाँ? 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे कौन है? आईडी नीचे छोटी लड़का कौन? कितने साल का है? कितने साल का है? 17 साल का है। कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं। 15 साल क्या कर रहे हैं? सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं है। क्या करे, घर में कुछ काम नहीं है हम लोग के गाँव में। अरे इसका मतलब ये कि अब अराउंड 1000 किलोमीटर दूर आके यहाँ काम करेंगे? ज्यादा दूर नहीं है सर हम लोग के गाँव। कौन लेकर आता था उधर वेस्ट बंगाल से? कौन लेकर आता था? कोई नहीं आया हम लोग। आप लोग अपने आप और आप लोगों के एक जगह पे रुकवाने के लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था किए होंगे। समाजवादी पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है, वोट चोरी का आरोप लगा रही है, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता ने वाराणसी में झुग्गियां बसाई, बाहर से लोगों को लाकर वाराणसी में बसाया। जो है कि एक है यहाँ के मालिक हैं, वही है। कौन मालिक है? मालिक वो है कौन? हाँ, क्या ये ओपी सिंह जी की। अच्छा, ये बताइए जो मेयर का चुनाव लड़े थे। हाँ, वाराणसी ही नहीं, पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में भी ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस की टीम ने रात को सड़क किनारे बनी झुग्गियों की जांच की। झुग्गियों में रहने वाले बाहरी लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए। झुग्गी में एक भाषा वाले लिए, सब अलग अलग पढ़ के। पैन कार्ड भी बनवा रखा सर? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड, सब कुछ। मेरे तो विकलांग का सारा कुछ पूरा बना हुआ है। सर्टिफिकेट है बनी हुई। राजू कौन है? नहीं तो परेशान करने के क्या ये आपका फर्ज है सर। पैन कार्ड वही तो आपका देखना पड़ेगा। दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? मेरा काफी दिन हो गए ना पे रह रहे। कितने दिन हो गए? 25-30 साल हो जाएंगे ना पे रहते रहते। 25 साल। असली कहाँ है? कौन नया आके कौन बसा यहाँ नया तो कोई भी नहीं, सारे पुराने। और योगी की ये ड्राइव 17 निकायों में चल रही है, लेकिन अब ये हर गांव चलेगी, हर शहर चलेगी, हर बस्ती में पुलिस पहुंच रही है। हर शख्स से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। बाहर से आए हर शख्स के आधार कार्ड की वेरिफिकेशन कराई जा रही है। सत्यापन के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमारे पास कुछ जो पूर्व में बनी हुई सूची है, उसमें से 1100 लोगों की सूची बना रखी थी। 850 लोगों का सत्यापन हो चुका है। 250 लोगों के सत्यापन के लिए हमने अपनी टीमें बंगाल, असम और झारखंड में भेजी हैं। उसका भी शीघ्र हमारे पास सत्यापन मिल जाएगा। जहां जहां जिन जिन इलाकों में बताया गया है कि बाहर के लोग रह रहे हैं, वहां पर सत्यापन के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। एसआईआर के साथ ही योगी ने अभी से एनआरसी भी शुरू कर दिया है। वोट के साथ नागरिकता की पहचान भी हो रही है। इसके लिए कितनी बड़ी फोर्स लगी है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 15,44,30,092 वोटर हैं। स्पेशल इंटेंसिव रीजन में 8 दिसंबर तक 14,96,55,095 फॉर्म डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं। इसके लिए यूपी में 1,62,486 BLO और 4,41,582 BLA लगाए गए हैं। यूपी में SIR का 96% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। घर घर जाकर एक एक वोट की पहचान हो चुकी है। एक एक शख्स का डेटा क्लियर हो चुका है। योगी का 96% काम पूरा हो चुका है। 1097 मिला था सर मेरे को टारगेट, और मेरे 700 कुछ फॉर्म ओके हो गए।
कुछ किराएदार थे वो गए हैं, अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, एक बोट रह गई है, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। 96% मेरा काम हो चुका है। यूपी में 15,000 की कैपेसिटी वाला डिटेंशन सेंटर बनाए जाने का फॉर्मेट रेडी कर योगी को भेजा जा चुका है। डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम और 24/7 निगरानी वाले सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होगी। केंद्रीय सुरक्षा बल के 50 जवान इनकी सिक्योरिटी संभालेंगे। जिन जिलों में घुसपैठियों की संख्या ज्यादा होगी वहां 2 डिटेंशन सेंटर भी खोले जा सकते हैं। योगी की पुलिस घर घर पहुंचेगी, घर घर वेरिफिकेशन होगा, हर घुसपैठिए को डिटेक्ट करेगी, फिर डिटेन कर डिटेंशन सेंटर तक पहुंचाएगी और इसके बाद घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी ये सिर्फ एक सिंपल वेरिफिकेशन ड्राइव नहीं है, बल्कि योगी का यूपी शुद्धिकरण प्लान है, जिसमें कोई घुसपैठिया अब यूपी में नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश में वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन शुद्धिकरण चला रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव संसद में खड़े होकर एफआईआर की प्रक्रिया को वोट डकैती कह रहे हैं। देश 21 साल पहले बैलेट पेपर से चुनाव को बाय बाय कर चुका है, लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। उन्हें ना तो इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है और ना ही ईवीएम पर भरोसा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बाई इलेक्शन मिल्कीपुर की बात करना चाहता हूं। बाई इलेक्शन मिल्कीपुर जो अयोध्या क्षेत्र में आता है, इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। फरक्काबाद का चुनाव लोकसभा का, हालांकि और लोकसभा के चुनाव को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फरक्काबाद का लोकसभा का चुनाव जो पिछली बार 2024 में बड़े करीब से मैंने देखा। वहां के जिलाधिकारी, वहां का पुलिस का प्रशासन पूरे दिन लाठी चलाता रहा और कभी लाइट जाती थी, कभी लाइट आती थी। जब हम लोगों ने जानकारी करने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि उन्हें रिजल्ट बदलना है। तो उत्तर प्रदेश का इस तरह एक रिजल्ट नहीं बदला गया, कई जगह रिजल्ट बदला गया। हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े रह गए कि इलेक्शन कमीशन को बताते रहे कि धांधली हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई सुनवाई नहीं की। ये केवल लोकसभा में नहीं, मैं फिर लौट करके आता हूं, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। अखिलेश यादव को मिल्कीपुर उपचुनाव में हार का दर्द बार बार सता रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर वही सीट है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और अयोध्या से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। लेकिन मिल्कीपुर में मिली हार से अखिलेश यादव को इतना सदमा लगा कि वो उत्तर प्रदेश में चल रहे एफआईआर की तुलना एनआरसी से कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि सीएम योगी एफआईआर की आड़ में एनआरसी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। भारत में चुनाव सुधार को लेकर संसद में सकारात्मक चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है, बातचीत कर रहा है। तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कठपुतली सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त उबाल है। मुनीर को तीनों सेनाओं की कमान सौंपने के बाद पाकिस्तान की चौतरफा बेइज्जती हो रही है। मुनीर के खिलाफ देश में भी बगावती तेवर बढ़ते चले जा रहे हैं।
पश्तून बलोच के बाद अब सिंध को भी आजाद देश बनाने की मांग तेज हो गई है। आजाद सिंधु देश को लेकर कराची की सड़कें कैसे जंग का मैदान बन गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में कैसे बेइज्जती हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बगावत की आग, मुनीर की हिल गई कुर्सी। अलग सिंधु देश की मांग, पाकिस्तान के होंगे 2 टुकड़े। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, मोहसिन नकवी को लंदन पुलिस ने क्यों रोका? मुनीर के खिलाफ बगावत तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती सामने आई है। अलग सिंधु देश को लेकर पाकिस्तान के कराची में भारी उबाल है, तो लंदन में पाकिस्तान के गृह मंत्री की कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जब से आसिम मुनीर को पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है, संसद में संविधान संशोधन के जरिए मुल्ला मुनीर को अनलिमिटेड पावर दे दी गई है। पाकिस्तान में डाउनफॉल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की चौतरफा बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की एक बानगी लंदन में देखने को मिली, जब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को लंदन पुलिस ने रोका और कार की गहन तलाशी ली। लंदन में मोहसिन नकवी के अपमान की इस घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। तस्वीरों में दिख रही ये वही कार है जिसमें पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी बैठे हुए। जब कार लंदन में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के बाहर पहुंची तो सुरक्षा कर्मियों ने पहले उसके कागजात की जांच की। इसके बाद शुरू हुई पाकिस्तान की बेइज्जती। लंदन की पुलिस ने उनकी कार का बोनेट और ट्रंक खोलकर जांच की। जिस तरह से नकवी की कार की तलाशी ली गई, एक एक चीज को बारीकी से चेक किया गया। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की घोर बेइज्जती हो रही है, तो दूसरी ओर मुनीर के खिलाफ अपने ही देश में बगावत तेज हो चुकी है। तस्वीरें पाकिस्तान के कराची की है, जहां मुनीर की सेना के खिलाफ लोगों में उबाल। अलग सिंधु देश की मांग के चलते हिंसा भड़क उठी है। प्रदर्शनकारी जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार से तंग आकर लोग अब आजाद सिंधु देश की मांग करने लगे हैं। जरा तू भी सुन ले आजादी का दुश्मन, जरा तू भी सुन ले तनकीद का दुश्मन, जरा तू भी सुन ले हम लेके रहेंगे प्यारी प्यारी है जान से प्यारी है जान से प्यारी। तेज हो सिंध बलोचिस्तान में तेज हो सिंध पाकिस्तान का एक दक्षिण पूर्वी प्रांत है जो सिंधु नदी के नाम पर है, जिसकी राजधानी कराची है। एरिया के लिहाज से ये पाकिस्तान का तीसरा और जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है और ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में अहम योगदान देता है। कराची की इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान में मुनीर की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। कराची ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं, सड़कों पर तांडव शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आजादी की आवाजें आनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की बर्बादी को देखकर अब सिंधियों को वहां की सरकार से भरोसा उठ चुका है। प्रदर्शन के दौरान सिंधियों के सामने जो आया उसे तोड़ डाला। जहां मुनीर की सेना दिखी उससे भिड़ गई।
अल्लाह वो दरवाजा सब चोरी। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बगावत भी ऐसी वैसी नहीं। प्रदर्शनकारियों ने मुनीर की सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सुरक्षाकर्मी अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। बवाल मचता देख कराची पुलिस हथियारों के साथ आई, अपनी गाड़ी लेकर आई, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे न पुलिस वाले बच पाए न उनकी गाड़ी ही सही सलामत रह पाई। ये देखो इसकी वीडियो बनाओ, ये देखो ये तुम लोग क्यों डर रहे हो यार? नहीं डर कोई मसला नहीं। वो भी बना रहे हैं। ओ बेटर हो, आप बेटर हो यार, डरो नहीं। सर देख क्या मसला भाई, ये शीशा ढूंढो। मुनीर को लगा कि वो इस आवाज को दबा देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कराची पुलिस अपनी जान बचाकर भागी और सिंध के प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद मुनीर की फोर्स की गाड़ियों की क्या दुर्दशा की, ये आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल पाकिस्तान में जो हालात हैं उससे वहां के लोग तंग आ चुके हैं। दिनों दिन पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान रसातल में जा रहा है। पाकिस्तान में बची है तो सिर्फ दहशतगर्दी, और इसके लिए लोग मुल्ला मुनीर को सीधे तौर पर दोषी मानते हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। 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 पाकिस्तानी अवाम के साथ ही वहां की मीडिया भी अब पाकिस्तान की नीति पर सवाल उठा रही है। चाहे अर्थव्यवस्था हो या एजुकेशन, स्वास्थ्य हो या कोई दूसरा क्षेत्र, हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। हम जो है सिर्फ एक मैदान हमने क्यों चुना है, डिफेंस का मैदान, तो और जो मैदान है वो हमारी नजर में क्यों नहीं आते। मसलन हमारी अप्रोच ये होती है जी कि अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पास 50 तो होने ही चाहिए। अगर उनकी फौज जो है 7 लाख है तो हमारी उनकी फौज अगर 14 लाख है तो हमारी 7 लाख तो होनी ही चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं ये जो हैं हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। हमें दूसरे मैदानों में भी देखना चाहिए। तालीम की आपने जैसे बात की कि जिस मुल्क के 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हों उसका क्या फ्यूचर होगा, जिसके 40% बच्चे जो है स्टंटेड ग्रोथ का शिकार होंगे, उसका कैसे ब्राइट हो सकता है फ्यूचर। 47 में इंडिया में लिटरेसी रेट जो था 12% था, विकिपीडिया पे जाके आप देख लीजिए, तो आज वो 80% के करीब है। अभी जब सेंसस होगा तो हो सकता है 80 से भी कुछ ऊपर ही हो। हमारे यहाँ जो है लिटरेसी रेट जो है 60-62 से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा, और बीच में कुछ अरसा ऐसा भी आया वो नीचे चला गया था, 58 पे चला गया था। मुनीर जानता है कि पाकिस्तान के भीतर उठ रही ऐसी हर आवाज उसकी मुसीबत बढ़ाएगी, पाकिस्तान में मुनीर का तख्त हिलाएगी। और इसी डर से मुनीर ने उनकी आवाज तो दबाने का ऑर्डर दे दिया। शांतिपूर्ण अपने हकों की आवाज उठाने वाले सिंधियों पर टॉर्चर शुरू कर दिया। मुनीर के ऑर्डर पर कराची पुलिस ने सिंध के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, टीयर गैस की शेलिंग शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कराची का सबसे बड़ी शारा फैसल इसे कहा जाता है, और ये कल्चर डे मनाया जा रहा है। ये देखें, ये सड़क पूरी बंद है और शदीद हुल्लड़बाजी है, ये आप देख सकते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल बदमाशी का मुजाहरा करते हुए रोका हुआ है सब कुछ। ये देखें, वो देखें, लड़ाई अभी भी जारी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आज कराची वालों को इतवार का तोहफा दिया गया है।
पुलिस नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। ये कौन लोग हैं, इनका एजेंडा क्या है? एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, नहीं जाने दे रहे भाई। वो कह रहे हैं जो मर्जी, वो मरता है मर जाए, सानू की वो वाला हिसाब है। तो क्या कहा जाए यार, ये इस मुल्क किस तरफ जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखें ना, लोग जो बेचारे बाइक्स वाले फंसे हुए हैं, ये देखें फुटपाथ पे चढ़ा के फैमिली साथ हैं यार। लेकिन यार ये क्या है यार, बाकायदा थप्पड़ मारे गए हैं, लोगों के शीशे मेरे सामने तोड़े गए हैं, गाड़ियों के ईंट मार दी, आई रूफ के विंड स्क्रीन तोड़ दी। वो बेचारा रो रहा था बेबस होके। क्या यार, तो भाई ऐसे ही चल रहा है ये मुल्क हमारा। कि यहाँ पर जनाब, यहाँ पर ये सिंध के कारकुनान मुश्तइल हो चुके हैं और यहाँ पे उनको रोका गया है। उन्होंने शायद एक पुलिस वाले को पकड़ा है और उसको ज़दोकोब कर रहे हैं। ये बहुत लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं सामने वाले रोड पे जो एयरपोर्ट से नर्सरी की तरफ और सदर की तरफ आ रहा है। ये एयरपोर्ट जाने वाला रोड है, बिल्कुल आपको खाली नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें दूर दूर तक जो है वो गाड़ियों की कतारें हैं। मुनीर की फोर्स सिर्फ शेलिंग पर ही नहीं रुकी, वो आजादी की डिमांड करने वाले सिंधियों को पकड़ पकड़ कर लॉकअप में डालने लगे। जेल के भीतर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। सिंध में फैली ये आग अब बहुत तेजी से पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुकी है। पाकिस्तान इस समय बगावत की आग में झुलस रहा है और मुनीर के मुल्क पर एक बार फिर कई टुकड़ों में बंटने का खतरा मंडराने लगा है। और जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। अडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। पाकिस्तान में सिंधु देश से लेकर बलूचिस्तान तक आजादी की मांग तेज हो गई है। लोग मुनीर के चंगुल से किसी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं। सिंधु देश के अलावा पाकिस्तान में अलग पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान के लिए लोग लंबे समय से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होकर वो अलग देश चाहते हैं। इन लोगों पर पाकिस्तान और उसकी फौज लगातार जुल्म करती आई है। इनसे बार बार भेदभाव किया जाता है। फिलहाल कराची में आजाद सिंधु देश को लेकर लोगों में जो उबाल आया है, लोगों ने जिस तरह से बगावती तेवर दिखाए हैं, उससे मुनीर की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होते जा रहे हैं, तो वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध तमाम पीस टॉक के बावजूद दिन ब दिन भयंकर होता जा रहा है। पुतिन की मिसाइलों से यूक्रेन पूरी तरह से झुलस चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर टस से मस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी ज़ेलेंस्की से खफा हो गए हैं, मगर ज़ेलेंस्की लंदन में यूरोपियन कंट्रीज के साथ डिप्लोमेसी का दावा आजमा रहे हैं। यूरोप अमेरिका के पीस प्लान को रूस के फेवर में बता रहा है। ज़ेलेंस्की को पूरा सपोर्ट का दावा तो है। अब ऐसे में पुतिन के अटैक अब और भी ज्यादा विकराल हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से पूरी तस्वीर समझिए। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध और भीषण हो गया है। रूस ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहा है, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की डिप्लोमेसी में लगे हैं और शांति प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका अब रूस की भी तरफदारी कर रहा है। ट्रंप मान रहे हैं कि पीस प्लान ज़ेलेंस्की की वजह से अटका हुआ है।
पहले रूस यूक्रेन वॉर की तस्वीरें देखिए। पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है। ये यूक्रेन की सुमी सिटी है। यहां पुतिन ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया। शहर की कई इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन के मिलिट्री बेस हो या हथियार डिपो, पुतिन जमींदोज करने में लगे हैं। पुतिन के गुस्से का प्रकोप रिहायशी इमारतों में भी पड़ रहा है। ये इमारत 9 मंजिला है जो आग से घिरी हुई है। मिसाइल के प्रहार के बाद रूस यहां लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। जेलेंस्की की रेस्क्यू टीम ने डर के मारे राहत और बचाव का काम भी रोक दिया है। पुतिन ने 51 मिसाइल और 650 ड्रोन मारकर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह करने का अभियान बहुत तेज कर दिया है। पुतिन ने पहले हथियार डिपो उड़ाए, फिर हथियार लाने वाला रेलवे स्टेशन फूंक दिया। यूक्रेन के गैस स्टेशन उड़ा दिए। बिजली गुल होने के बाद यूक्रेन की राजधानी अंधेरे में डूबी हुई है। अब पुतिन ने डैम उड़ाकर जेलेंस्की का पानी भी बंद कर दिया है। ये खार्कोव रीजन का पेचेंजिस्की डैम है, जहां रूस ने मिसाइल अटैक कर डैम का बड़ा हिस्सा तोड़ दिया है। पुतिन के लिए अब लड़ाई डोनबास की नहीं है, उन्हें पूरा यूक्रेन चाहिए। अब पुतिन कीव पर कब्जा करेंगे, पूरे यूक्रेन को रूस में मिलाएंगे। जेलेंस्की ने ट्रंप को भी नाराज कर दिया है। लंदन घूम रहे जेलेंस्की के तेवर से नाराज ट्रंप अब कोई फेवर नहीं करना चाहते। जेलेंस्की के खिलाफ ट्रंप के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो आरोप लगा रहे हैं जेलेंस्की ने पीस प्लान पढ़ा तक नहीं, सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए बात कर रहे हैं। So we've been speaking to President Putin and we've been speaking to Ukrainian leaders, including Zelensky, President Zelensky. And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago. His people love it, but he hasn't. Russia's fine with it. Russia, I guess, would rather have the whole country when you think of it. But Russia is, I believe, fine with it, but I'm not sure that Zelensky's fine with it. His people love it, but he hasn't read it. यूक्रेन जंग के समाधान को लेकर लंदन में यूरोपीय नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज शामिल हुए। I think that is very important now to organize such a meeting, to meet and discuss very sensitive issues regarding to peace talks, what we had in the United States and between us, and our team came back, and I think that they will brief us, all of us, after talks with the American team and after talks of Americans with Russians. I think there are a lot of what we have to discuss, to speak about certain things which are very important for today. I think unity between Europe and Ukraine, and also unity between Europe, Ukraine, and the United States. There are some things which we can't manage without Americans, things which we can't manage without Europe, and that's why we need to make some important decisions.